औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कुछ की पुकार में मैं हूं आपका मेज़बान फुज़ैल अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं NH न्यूज़। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर दानिश नकवी मौजूद हैं और ऑनलाइन कॉल पे मारूफ तज़िया निगार जनाब अबू अम्मार साहब मौजूद हैं। हम इन दोनों शख्सियतों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं फर्जंदे शहीद डॉक्टर दानिश नकवी की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि यौमुल कुद्स की आमद है और हम आहिस्ता आहिस्ता उस यौम की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही मुख्तसर से अय्याम बाकी रह गए हैं, तो मैं चाहूँगा आपके तवस्सुस से और इस चैनल के तवस्सुस से अपने नाज़रीन तक ये मैसेज पहुंचाना कि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से कोरोना की सूरत हाल में कि जहां लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, तो किस तरीके से हम इन अय्याम में अल-कुद्स को मुनक्किद कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह बिश्शुहदा वस्सालिहीन। अपने लिए खुशकिस्मती समझता हूँ खुदावंद मुताल ने आप दोस्तों के तवस्सुल से एक बार फिर मौका दिया है कि अवामुन्नास तक और बिलखसूस अपनी यंग जनरेशन तक अल-कुद्स के अहम इशू पर आप लोगों से गुफ्तगू कर सकूं। तो वाकईन अल-कुद्स के अय्याम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। यानी अगर हम देखें तो माजी में जब इस पे एफर्ट्स होती थी तो हमारे अजहान में अल-कुद्स रैली, यानी जैसे ही रमजान आता था हमारे जहनों में अपने बचपन से ही एक इवेंट होता था अल-कुद्स। और अल-कुद्स में जब बहुत छोटे होते सबसे यादगार इवेंट ये होता था कि अल-कुद्स रैली होगी, तो उसके आखिर में अमेरिका का जो भी सदर होगा उसका एक पुतला बनाया जाएगा, उसको हम जलाएंगे, हम बच्चे होंगे तो हम अपना एक डेमोस्ट्रेशन देंगे। तो आज वाकईन हमें सलाम पेश करना चाहिए आप जैसे जवानों को कि जिन्होंने हमें भी एक मौका दिया कि हम अपनी पुकार को अल-कुद्स की पुकार में शामिल कर सकें। तो वाकईन ये एक ऐसा इक़दाम है कि अगर आज के दौर में हम रिलीज नहीं निकाल सकते लेकिन टॉक शोज मुनक्किद कर सकते हैं, वो कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल इसी तरह ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करें। दुश्मन ने अपनी साजिशी नस्ल के लिए इस्तेमाल किया, हमें उसके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल यानी हमें अपने आप को पॉइंट आउट करना चाहिए कि इस दिन हमने ट्रेंड सेट करना है और हम सब का एक ही स्लोगन हो अल-कुद्स से रिलेटेड। वो हमारी डीपीज पे हो, हमारे स्टेटस पे हो। उसका नतीजा ये बोलेगा कि बाकी जो हमारे बहुत से जानने वाले लोग होंगे उन तक ये पैगाम मुंतकिल कर सकेंगे। बिल्कुल मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि सीनियर्स ने बेहतरीन एफर्ट की कि आज अल-कुद्स रैली यानी तंजीमों से निकलकर आम आवाम के लिए एक उल्गू बन रही है। बिल्कुल लेकिन अभी भी इस चीज की अशद जरूरत है कि जिस तरह मुख्तलिफ डेज होते हैं उनको एनुअल कैलेंडर में शामिल किया जाता है। जिस तरह आज हम पाकिस्तान में देखें यौम यकजहती कश्मीर, जिस तरह 14 अगस्त मुख्तलिफ जो इवेंट्स है पाकिस्तान से रिलेटेड या इंटरनेशनल इवेंट्स, मसलन जिसमें हम कहते हैं एक ब्लड डोनेशन डे होता है, फिर इसी तरह ही यौम मजदूर आता है, मतलब इंटरनेशनल जो डेज बनाए जाते हैं उसमें प्रोसीजर ये होता है कि उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट करते करते हम कैरिकुलम के अंदर कहानी की सूरत में उन चीजों को बावर कराते हैं, फिर ये आने वाली नस्लों तक मुंतकिल होती है। आज बिलखुसूस जरूरत इस चीज की है कि हम अल-कुद्स के मुस्तज़फ़ीन के वो जो किरदार वहां चल रहा है उसको हाईलाइट करें, चाहे उसके लिए स्टोरी राइटर्स अपने सामने लेके आए, जो कलमकार हैं लिख सकते हैं, अच्छा उन्हें आर्टिकल्स लिखने चाहिए, जो अच्छे डिबेटर्स हैं उन्हें डिबेट कंपटीशन के जरिए वारिद होना चाहिए, यंग लॉट को लेके हैं। इस तरह बच्चों के हवाले से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि हम हर इवेंट पे देखते हैं, मसलन हमारे सामने से गुजरता है, मसलन
कि जब जरासीम की बात आती है तो जरासीम पे एक कार्टून बन जाता है और कार्टून बच्चों के ज़हन में नक्श हो जाता है। आज अगर किसी के पास ये फन है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोरोना को थ्रेट की जगह अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दें। बच्चों के सामने दो स्टेटस रखते हैं, एक बुराई का सिंबल है, वो क्या होना चाहिए? इसराइल होना चाहिए, और एक गयूर, और एक वो सिफत होनी चाहिए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रूह ले और वो आजादी की सिम चले। वो किसकी होनी चाहिए? उस मजलूम फलस्तीनी की होनी चाहिए। अगर हम इस तरह से कर दें तो यकीनन इंशाअल्लाह, जैसे कि आपने वालिद बुजुर्गवार का नाम लिया था, तो हम इस नारे की तकमील तक पहुंचाएंगे कि जो ईद के बाद हम लगाते थे, डॉक्टर का नारा याद है, अमेरिका मुर्दाबाद। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि इन हालात में भी हम घर में बैठकर टॉक शोज के जरिए अगर कोई अच्छा बोल सकता है, स्पीच कर सकता है, और मुख्तलिफ जराए से हम अलकुस का पैगाम पूरी दुनिया तक मुंतकिल कर सकते हैं। हमारे साथ जो हमारे दूसरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ऑनलाइन कॉल पर मौजूद हैं, मारूफ तजिया निगार अबू अमार साहब, मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप इंशाअल्लाह? जी जी। अब आपसे आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आपके तवस्सुस से मैं अपनी नौजवान नस्ल तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं और ये पूछना चाहूंगा कि जब इमाम राहिल ने, इमाम खुमैनी ने कुछ यौमुल कुद्स को मुनक्किद करने का कहा था, तो उस इमाम के फरमान के बाद पाकिस्तान में यौमुल कुद्स कब शुरू हुआ और कौन से अवामिल मुहर्रिक हुए कि अल कुद्स जो है वो अवामी जो है वो उसको अवामी पजीराई मिली? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी जी कि आपने हिम्मत दी, और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि माशाल्लाह बिरादर डॉक्टर दानिश मेरे साथ आपके स्टूडियो में मौजूद हैं जी जी, और मैं उनको सलाम भी अर्ज करूंगा। और ये मेरे लिए खुशी का बाइस है कि एक दूसरी जनरेशन जो है वो माशाल्लाह इस पर बैठ एक सैर हासिल गुफ्तगू कर रही है, और इनके वालिद मोहतरम के साथ मेरा एक खासा साथ रहा है, अरसा गुजरा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि उनके फर्जंद के साथ मैं यहाँ बैठकर इस उमूर पे कोई गुफ्तगू कर सकूं, इसमें बड़ी खुशाइंद बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी बात जो आपने कहा कि जाहिर है इमाम राहिल के हवाले से तो ये बात अगर मेरा शम्स है कि अय्याए दीन, अय्याए इस्लाम का उसने फरीजा सर अंजाम दिया जी जी, और वो बहुत कुछ जो छुपा हुआ था, पर्दे में था, आश्कार नहीं था, उसे इमाम राहिल ने आश्कार किया। बिल्कुल। उसमें एक छुपा हुआ जो राज, छुपा हुआ जो खजाना मुसलमानों का जो दबा हुआ था, छुपा हुआ था, वो एक अलकुस के हवाले से भी एक अहम तरीन अंसर था, जिसको इमाम राहिल ने आते ही उसे रोशनास कराया और पूरी दुनिया को ये दावत दी कि ये हमारा क़िबला अव्वल है मुसलमानों का, बिल्कुल, लिहाजा इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और वो आवाज पहले बहुत महदूद आवाज थी, पहले सिर्फ वो इस्लामी जमहूरिया ईरान में वो आवाज उठी, उसके बाद पाकिस्तान में वो आवाज उठी, लबनान में वो आवाज उठी, और इस तरह फिर, लेकिन अब दुनिया भर में इस आवाज को सुना जाता है। ये इमाम राहिल का बहुत बड़ा कारनामा है और उनकी ये पुरखुलूस जिद्दोजहद का नतीजा है। बिल्कुल। जैसा आपने मुझसे सवाल किया पाकिस्तान में, तो मेरी याददाश्त के मुताबिक पाकिस्तान में यौम कुद्स के हवाले से जो बात मुहर्रिकात की आपने बात की, तो वो मुहर्रिक तो इमाम का पैगाम ही था, इमाम की जाज़बियत थी, इमाम की उनका वो रूहानी पैगाम था जिसको लोग जो है सुनने के लिए बेताब रहते थे। वो लोग जो इमाम से जुड़े हुए थे, वो लोग जो इमाम के पैगाम को समझ रहे थे, तो उनके लिए वो उनका कहा हुआ काफी था। लिहाजा वही एक अहम मुहर्रिक था कि इमाम का कहा हुआ कि उसके ऊपर अमल दरामद करना था। लिहाजा पाकिस्तान में मेरी याददाश्त के मुताबिक शायद सबसे पहली यौम कुद्स रैली शायद मेरा ख्याल है, अगर मैं
भूल ना रहा हूँ तो शायद 1982 में कराची में बाकायदा निकाली गई। और एक अंदाजे के मुताबिक एक बात जहन में आई है मेरे कि शायद 81 में भी जो है शायद खारादर इमाम बारगाह मस्जिद से नमाज जुमे के बाद जो मैं खुद के हवाले से निकाली गई थी, लेकिन वो उसकी बहुत ज्यादा वो पक्ष नहीं हो सकी थी। लेकिन उसके बाद अल्लामा मिर्जा यूसुफ हुसैन साहब के साथ हम कुछ साथ मिल के एक ऑर्गेनाइज रैली जो है वो हमने निकाली, जो उस जमाने में कराची का जो मेन मरकजी हब है यानी कारोबारी जिसको रीगल चौक कहते हैं, डॉक्टर दानिश उससे आगा है, रीगल चौक से हम शुरू किया करते थे उस रैली को और इम्प्रेस मार्केट के चौक तक ले जाते थे, जहाँ पे उस जमाने में आपको मालूम होगा, याद होगा या आपको बड़ों ने बताया होगा कि पुराने जमाने में पुलिस चौकियां जो होती थी वो एक गोल किस्म का चबूतरा होता था, जिस पुलिस का ट्रैफिक का बंदा खड़ा होके वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता था। तो हम लोग रीगल चौक से रैली निकाल के इम्प्रेस मार्केट पे जाया करते थे। इम्प्रेस मार्केट के उस चौक पे खड़े होते थे जहाँ पे ये पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल की ये का पुश्ता चौकी या जो भी कैंप हुआ करती थी, और उस पे खड़े होके लोग तकरीरें किया करते थे और वो उस वक्त हम मेगाफोन इस्तेमाल करते थे। और आपको ये बात बताता चलूं कि उस वक्त जितने सालों भी जो है वो तसलसल के साथ रैली निकलती रही, उसमें ज्यादातर वो सियासी शख्सियत आती थी जो उसमें हिस्सा लेती थी और तकारीर करती थी कि जो बज़ाहिर लिबरल लोग थे, उनका बहुत ज्यादा इस्लामी तंजीमों, इस्लामी मजहबी जमातों से कोई वास्ता नहीं था। जैसे मैं आपको बयान करूं कि उसमें उस वक्त की एक मारूफ शख्सियत जो पाकिस्तान की एक बुजुर्ग सियासी रहनुमा में शुमार होता है, मेराज मोहम्मद खान था, जो पीपल्स पार्टी के बानियों में से भी हैं भुट्टो के साथ। तो वो मेराज मोहम्मद खान साहब वहाँ आया करते थे और वो आकर के खिताब किया करते थे, और उस वक्त उनकी कौमी महाज आजादी के नाम से उनकी सियासी पार्टी थी। और उसके बाद उन्हीं की सियासी पार्टी थी कि जो है वो जनरल सेक्रेटरी थे जनाब इकबाल हैदर साहब, जो बाद में सेनेटर भी बने और फिर उस पार्टी में फिर वो चले गए और फिर उस पार्टी के फिर वो वजीर कानून भी रहे जनाब इकबाल हैदर साहब। वो भी आया करते थे जब वो उस वक्त कौमी आजादी में थे, आके तकरीर किया करते थे। इसी तरह फतेहयाब अली खान साहब जो एक लिबरल शख्सियत थी मजदूर किसान पार्टी के, वो भी आया करते थे। इसी तरह फिर दूसरी इस्लामी जमातों के जो बड़ी शख्सियत में प्रोफेसर गफूर साहब आया करते थे माशाअल्लाह, और वो वहाँ आकर के वो खिताब किया करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो और लेकिन वो रैली है वो जाहिर है जब शुरू में निकली तो कोई 150 लोगों की तादाद थी, फिर वो 200 लोगों की तादाद बढ़ी, फिर इस तरह तादाद बढ़ती चली गई और आहिस्ता आहिस्ता वो रैली ऑर्गेनाइज होती चली गई और काफी सालों तक ये रैली रीगल से इम्प्रेस मार्केट तक ही जाया करती थी और वहाँ इख्तिताम तब्दील हुआ करती थी। तो उससे मैं समझता तो पाकिस्तान में पैगाम पहुंचता था, क्योंकि उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे वो लिबरल लोग भी थे, क्योंकि जाहिर है एक मुसलमानों का वो क़िबला अव्वल की बात होती थी, वहाँ पे उसकी आज़ादी की बात होती थी और जाहिर है उसका जो मेन मौलिक था वो यही था कि जाहिर इस्लामी जमहूरिया ईरान में इनकलाब आने के बाद इमाम राहिल ने इसको मनाने के लिए हुक्म जारी किया था कि इसका मनाना वाजिब है। तो लिहाजा इस तरासुम में जो लोग भी आया करते थे तो इसका मतलब ये था कि वो इमाम खुमैनी की इस बात को सेकंड करते हैं कि वो भी इसके साथ हैं और वो भी अपना हिस्सा डालते थे। तो मैं समझता हूँ कि तारीख के लिहाज से तो जो मुझे मुख्तसर है और शायद अगर दरमियान में मुझे जहन में नहीं है, हालांकि मैं उस वक्त आईएसओ से मरबूत था, लेकिन शायद अगर लाहौर में किसी जगह पे अगर ये कुछ रैली निकाली गई हो बाकायदा, तो मेरी नॉलेज में नहीं है वहाँ निकाली गई हो, क्योंकि वहाँ भी माशाल्लाह बड़े मुतहरिक लोग मौजूद थे। तो कराची के हवाले से मेरे सामने जो तारीख है और खुद उसके अंदर शामिल रहता था और अल्लामा मिर्जा यूसुफ हुसैन साहब के साथ हम साथियों ने मिलकर उसको हमेशा ऑर्गेनाइज किया। तो बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका। मैं यहाँ पर एक और मुख्तसरन जो है वो सवाल करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि मैं उस वक्त आईएसओ के अंदर यानी आईएसओ तंजीम के अंदर हुआ करता था, तो उस जमाने में जो आपने बताया कि
कब से इसका आगाज हुआ, तो कौन कौन सी तंजीमें और कौन कौन सी मजहबी शख्सियात जो रहनुमा थे हमारे, वो उस वक्त इसको लीड किया करते थे? नहीं, मैंने आपको बताया कि इब्तिदा में तो जो बड़ी, अगर हम अपनी साइड पे देखें, शिया तरफ से देखें, जी जी, तो मारूफ तो है शख्सियात में तो अल्लामा मिर्जा यूसुफ हुसैन साहब थे जो लीडिंग रोल में थे। सही। और वो यानी उसके मुहर्रिक भी वो और उनके कुछ साथी थे। अच्छा। जिन्होंने कराची में बाकायदा इसका आगाज किया था। उससे पहले तंजीमी तौर पे किसी तंजीम ने भी नहीं निकाला था, किसी शख्सियत ने भी इसको निकालने की कोशिश नहीं की थी। लिहाजा जो मेन लीडिंग रोल था वो अल्लामा मिर्जा यूसुफ हुसैन साहब और उनके कुछ साथियों का था, और वो काफी सालों तक इसी तरह चलता रहा। और उसमें के हवाले से दीगर जमातों के लोग भी आया करते थे, और वो आकर के उसमें खिताब किया करते थे, खुसूसन जमात इस्लामी के लोग भी, और हमारे कुछ उलमाए कराम भी आया करते थे। उस जमाने में बहुत ज्यादा तकरीरें वगैरह नहीं होती थी, कम तकरीरें होती थी, और रैली जो है वो मुख्तसर फासला था, और वो रैली बहुत जल्द, ये नहीं है जिस तरह आजकल मगरिब के वक्त तकरीबन इख्तिताम पजीर होती है, वो बहुत पहले खत्म हो भी जाती थी, और बहुत मुख्तसर दौरानिये की रैली होती थी। 4-5 लोग खिताब करते थे, और वो मुख्तसर खिताब के बाद उसको फौरी तौर पे वाइंड अप कर दिया जाता था। जी, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका। इंशाल्लाह आप हमारे साथ ऑनलाइन ही रहिएगा। मैं अगले सवाल के लिए जो है वो डॉक्टर साहब आपको ज़हमत देना चाहूंगा कि इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज्यादा मीडिया जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और बहुत से जो मीडिया के जराए हैं उनसे इस्तेफादा कर रही है। तो इस वक्त लॉकडाउन के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, हमारे नौजवान जवान नस्ल हत्ता बड़े लोग भी, वो भी इस वक्त घरों के अंदर जो है वो महदूद होकर रह गए हैं। तो सवाल मेरा यह है कि हम इस मैसेज को, अल-कुद्स को, किस तरीके से ये जो मौजूदा नस्ल है इस तक पहुंचा सकते हैं, और वो नस्ल कि जो आगे आ रही है, किस तरीके से इस मैसेज को हम कायम और दायम रख सकते हैं अपनी मौजूदा नस्ल के लिए और आने वाली नस्ल के लिए? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं यहाँ पे ये शेयर करूंगा, देखें हर दौर के अंदर मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, यानी ये बुजुर्गवार भी यहाँ पर इसकी निशानदेही करेंगे कि मुख्तलिफ अदवार से ये अल-कुद्स रैली गुजरी, और इसका लिए बड़ा उन्वान रहा तहरीक आज़ादी अल-कुद्स रैली, और फिर इसकी मेज़बानी का शर्फ मुख्तलिफ वक्तों में इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को भी रहा, उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। देखें हर दौर में कुछ टूल्स होते हैं, मतलब माजी में एक चीज ये थी वॉल चॉकिंग, क्योंकि उस वक्त की अवेलेबल चीज ही ये थी, मतलब कि दीवार है, दीवार पर पहले चूना किया जाएगा, फिर उसे लिखेंगे। उसे जवानों में एक थ्रिल पैदा होता था कि मैंने भी अगले साल अल-कुद्स से पहले अपने आप को आमादा करना है, और एक ने मतलब व्हाइट वॉश करना है, दूसरे ने लिखना चाहता है। तो इस हद तक का काम होता था। लेकिन हर चीज आते वाले वक्तों में उन टूल्स के साथ अपडेट होती है। मतलब माजी का एक पोस्टर जो मुझे कोई मौका मिला, मेरे वालिद साहब के हाथ से डिजाइन हुआ हो, मतलब वो उस वक्त का 2 या 3 कलर का एक पोस्टर था, आज भी कहीं पढ़ा हो, पंजाब से जो लाहौर में कहीं छपा हुआ था, माजी के वक्त है। मतलब उस वक्त एक नक्शा बना और उसमें मतलब अमेरिका का जो साइन है वो क्रश होता हुआ नजर आ रहा हो, जुल्म और 2 रंग यूज करके। तो उस दौर की एक वो इफेक्टिविटी थी। लेकिन आज का जो दौर है इसमें 3D चीजें आई। मतलब हमने बचपन में से मैं एक चीज जिसको लेके आता हूँ ज़हन में कभी, कि जब बहुत छोटे होते थे वालिद साहब के साथ अल-कुद्स रैली में नासिर बाग से शिरकत करते थे, तो जिस तरह हमारे यहाँ कल्चरल चीज ये है कि मजालिस वगैरह में या जुलूसों में ताबूत निकलते हैं, तो बाकायदा उस दौर में उन सीनियर्स ने एक एफर्ट की, बाकायदा लोहे का एक अल-कुद्स का मॉडल बना होता था। और मुझे अभी तक याद आता है, अपने बचपन को अगर मैं याद करूं तो वो एक ब्लैक से कलर की जीप भी होती थी हमारे वाली, या कोई और पिकअप, उसके ऊपर रखकर उस पर बाकायदा अल-कुद्स से डे से पहले उस पर गोल्डन कलर का वो लगाते थे। अब ये नहीं, वो एक सिंबल जो है नहीं अल-कुद्स के हवाले से था, उसको पब्लिक में राइज किया जाए कि जब बच्चे उस तस्वीर को देखें तो कह सकें ये मेरा किबला अव्वल है। यानी आज जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि हम जदीद टूल्स को इस्तेमाल करें और इस पैगाम को आगे मुंतकिल करें। मसलन मैंने यहाँ पे ये शेयर किया कि आज अगर किसी बच्चे के सामने मस्जिद जमकरान की तस्वीर आती है तो फौरन कहेगा ये इमाम ज़माना से मंसूब है। लेकिन क्या इसको हम अभी ऑन करते हैं? नहीं करते। अभी ये काम
काफी हद तक नहीं हो सका कि हर बच्चे को जब ये तस्वीर देखे तो पहचान जाए हमारे किबले अव्वल की तस्वीर है। हमें इस तरह की कुछ एफर्ट्स करनी चाहिए। इसके लिए मैं अर्ज करता हूँ जदीद टूल्स को यूज करना चाहिए। मैं यहाँ पर आप दोस्तों के प्रोग्राम के तवस्सुल से सामीन तक इस पैगाम को मुंतकिल करना चाहूंगा, बिलखसूस हमारे वो दोस्त जो स्कूल्स को मैनेज कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में बहुत आसान है, एक वक्त तक सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट का करम था और ये चीजें थी। आज के दौर में प्राइवेट स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे वो दोस्त अगर थोड़ी सी जरूरत का मुजाहरा करें और थोड़ी सी एफर्ट करें तो वो दिन दूर नहीं है कि हम आने वाली नई नस्ल तक इसको एक पैगाम यानी एनुअल कैलेंडर के अंदर शामिल कर लें। स्कूल के अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स डेवलप करवाए जाते हैं ताकि बच्चों की सलाहियतों को उभारने के लिए। तो कितना मजा है कि बच्चों के दरमियान एक कंपटीशन रखा जाए, अल-कुद्स का मॉडल डेवलप करें। बिल्कुल, तो उससे एक एफिकेसी आएगी, बच्चों को मजा आएगा हमने एक काम किया, यानी इस दौर के हिसाब। फिर इसी तरह अगर हम देखें फिर फ्लेक्सेस का दौर आया। हमने देखा आज के दौर में हमें क्या चाहिए, हमें बिलबोर्ड्स वगैरह की प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए। आज ई एड्स का कॉन्सेप्ट है। आज हमें बैठ के तय करना चाहिए, अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि प्यारे बच्चों अगर इस साल आपको रैली निकालने की इजाजत नहीं मिलती, मसलन पाकिस्तान में या दुनिया भर में लॉकडाउन की सूरत हाल है कि जिसमें कोरोना के फैलने का डर है, तो हमारे मराजी हमें जब कहते हैं कि उसमें हम किसी और दोस्त जान को नुकसान ना पहुंचाएं, तो उस वक्त में लाजिम क्या होगा, क्या हमें ऐसी एफर्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अगर रैली नहीं निकाल सकते क्या घर में बैठ जाए? नहीं, कम अज कम जहाद क्या है, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे अल-कुद्स की तस्वीर लगा सकते हैं, यानी पैगाम लगा सकते हैं। इसी तरह अगला मरला क्या है, फेसबुक पेज है हमारा। फिर जो मैं अगली रिक्वेस्ट करने लगा हूं, आज अगर हमारे दोस्त बैठे तो हमें ही पता है कि सोशल मीडिया की जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स है, मतलब गूगल है, गूगल में पेड एड ली जा सकती है। कितना मजा है कि हम अल-कुद्स के इवेंट से पहले एक सीक्वेंस डेवलप कर लें, इस रीजन में इस दिन से इतने मिनट तक एड रहेगी, फिर आगे तक, यानी एक ही नया इर्रे की तरफ जा रहे हैं, नए स्टाइल की तरफ जा रहे हैं ताकि ये इम्पैक्ट भी आए। इसी तरह अगर हमें मौका मिले, अब जो यंग लॉट है वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बना सकती है अल-कुद्स के ऊपर। इसी तरह अपने पैगाम को मुंतकिल करने उन्हें की शऊर दिया जाए कि देखें आज जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है नई नस्ल को बताने के लिए, कि मसलन वैसे तो हमारे कहने को ह्यूमन राइट्स कमीशन बने हुए, वैसे तो हमारे कहने को वाइल्ड लाइफ बना हुआ है। वाइल्ड लाइफ क्या करता है, एक जानवर, एक बिल्ली अगर कहीं मारी जा रही है फौरन उसको हाईलाइट करते हैं कि इसकी नस्ल कुशी हो रही है, ये हो रहा है, फला हो रहा है। तो आज वो अलम बरदार कहां गए, अपनी नौजवान नस्ल तक पैगाम मुंतकिल करें कि जो वैसे तो ह्यूमन राइट्स के दावेदार बनते हैं, कितनी दहाइयों से फलस्तीनी बच्चों पर जुल्म हो रहा है, कभी उनके अज़ा का बिजनेस किया जाता है, कभी उनको अपनी माओ से दूर जेलों में रखा जाता है। यानी आज ये वक्त है कि हम लोग एफर्ट करके, मसलन यानी इस पे टैब्लो मेकिंग भी हो सकता है, इसमें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, फिल्म मेकिंग की तरफ भी आ सकते हैं। और अगर हमें जितना मौका मिले कि हम अपने बच्चों के सामने इस हिस्ट्री को हाईलाइट करें कि किस तरीके से इन बुजुर्गान ने एफर्ट की, यानी पहले दौर में जब ये अल-कुद्स की रैली ये चीजें एफर्ट करते थे तो हर कोई इसके लिए आमादा नहीं था। आज लेकिन लोगों में तलब पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? ये पैगाम मुंतकिल हुआ है। अगर हमें मौका मिले तो मेरे नजदीक एक पूरा सिनेरियो ये बनाया जा सकता है कि जिस तरह ब्रादर बुजुर्गार ने कहा कि 82 की दिहाई में पहली अल-कुद्स रैली निकली थी, तो हम एक पूरा पिक्टोरियल आर्ट गैलरी बना लें कि 82 की दिहाई में पहली कैसी होती थी और आज से पिछले साल तक कहां पहुंच चुकी है। आज दुनिया इसकी एग्जांपल देती है, आपकी ऑर्गेनाइज्ड रैली होना, मैनेज होना कराची में जो हो रहा होता है। बिल्कुल। तो आज आपने जो कहा नौजवान नस्ल तक पैगाम पहुंचाए, तो मैं वहां ये रिक्वेस्ट करूंगा अगर नौजवान नस्ल इसको ऑन कर ले कि जिंदगी के 3 हिस्से हैं, मसलन बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बिल्कुल। तो हमें ये तय करना चाहिए अगर कोई बच्चा बचपन में है तो उसकी उस सतह पर क्या अहमियत बनती है। मुझे आप लोगों की चैनल को व्यू करते हुए बहुत अच्छा लगा, एक बच्चे ने बहुत प्यारा पैगाम आप लोगों के चैनल के तवस्सुल से दिया कि इमाम राइल का कॉल उसने शेयर किया कि अगर उम्मत मुस्लिमा एक बाल्टी पानी इसराइल पे डाले तो इसराइल का वजूद सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। उस बच्चे ने बहुत प्यारा कहा कि प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अगर हम और आप भी इस अल-कुद्स के हवाले से अपनी एक पोस्ट बनाएं और सोशल मीडिया पे शेयर करें तो इंशाअल्लाह हम सोशल मीडिया पर इसराइल को शिकस्त दे सकते हैं और फलस्तीन को कामयाब कर सकते हैं, अल-कुद्स की आजादी में अपनी आवाज को मिला सकते हैं। तो वाकई यही वक्त है कि अपने पैगाम को अपने जूनियर्स तक मुंतकिल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी नाजरीन,
आपने देखा कि आज जरूरी नहीं कि हम जो है वो गन उठाएं और इस तरह की चीजों से दुश्मन का मुकाबला करें, बल्कि हम अपने घर में बैठकर मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करके हम दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपने ब्रदर से एक सवाल करना चाहूंगा कि जो बहुत ही अहम है कि इस वक्त आलमी सतह पर दाइश की शिकस्त के बाद अल-कुद्स की जो तहरीक है उस पे उसके क्या असरात मुरत्तिब होंगे? देखिए, आपने चूंकि मुझे थोड़ा सा मुख्तसर वक्त, लेकिन मैं थोड़ा सा वक्त ले लूंगा। जी जी बिल्कुल। तारीख हमेशा जो है वो बिल्कुल सही रहनी चाहिए। तारीख में कोई ऐसी बात नहीं हो कि जो आगे चल के लोगों को जो है वो गलत चीजें सामने आए। जो मैंने पहले बयान किया था उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा कि कराची में किसी तंजीम के हवाले से पहली रैली और कई साल रैली जो है किसी तंजीम के प्लेटफॉर्म से नहीं निकलती थी, इवन आईएसओ के प्लेटफॉर्म से भी नहीं निकलती थी, बल्कि वो मुहर्रिक जो थे उसके अलावा मिर्जा यूसुफ साहब और उनके कुछ साथी थे, और उनके कुछ साथियों में से इत्तेफाक से अक्सरियत का सबका ताल्लुक आईएसओ से था। लेकिन काफी अरसे तक ये इसी तरह निकलती रही और बाद में जो है वो कराची में जो है उसको बाकायदा आईएसओ ने उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह आईएसओ ने ही उसे ऑर्गेनाइज किया, इसमें कोई शक नहीं है। आईएसओ का पूरे पाकिस्तान में एक किरदार है, इस किरदार से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता और नहीं कह सकता कि उसका कोई किरदार नहीं है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने जो कहा कि देखिए दाइश के शिकस्त के बाद जो सुनहरी बनता है कि आलमी सतह पे ये एक जो मकरू चेहरा है जो मुसलमानों के दरमियान में वो आले सऊद और उसके पुष्पनाह लोगों का मकरू चेहरा है, और जो इस्लाम का जोड़ है उसमें दाइश का जब चेहरा आश्कार हुआ है, सामने आया है, तो उसके बाद आलमी सतह पे इस तहरीक को बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ वसअत मिली है। इस हवाले से कि अब इस तहरीक में पहले कभी एक जमाना था कि ईरान तना खड़ा था, फिर इस तहरीक में लबनान जुड़ा, पाकिस्तान जुड़ा, फिर इस तहरीक आजादी उसमें फिर लबनान जुड़ा, फिर लबनान के बाद भारत इंडिया में भी ये तहरीक जो है अब चलती है और इसके जुलूस निकाले जाते हैं। और न सिर्फ इंडिया, अब अमेरिका, कनाडा, लंदन, यानी दुनिया भर में जो है ये तहरीक जो है वो इसकी आवाज जो है आवाज से आवाज मिलाई जाती है। और अब इराक में भी जाहिर है कि ये इसका तसलसल जारी है, अब इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये इराक और शाम में ये दाइश की शिकस्त जो है वो ये आलमी तहरीक को कामयाब बनाने का सबब बनेगा और उसको तेजी के साथ गुजरात कराने में इसका अपना बड़ा भरपूर किरदार होगा। एक तरफ दाइश का जो चेहरा था वो मकरू चेहरा और उसके पीछे जो उसके जो पुष्पना थे, सऊदी अरब और अमेरिका और इस्राइल, उसके मकरू चेहरे सामने आ चुके हैं कि ये वो लॉबी है जो इस्राइल को ताकतवर बनाना चाहती है और वो खेल रहे थे वो दाइश के नाम पे और दाइश के हवाले से। लिहाजा इस दाइश के खात्मे के बाद, इस दाइश को शिकस्त के बाद, इस दाइश के खात्मे के बाद ये इस तहरीक को बेपनाह मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में पजीराई मिली है और मजीद मिलेगी और ये इंशाल्लाह मुश्तरका मुत्तहद अंदाज से वापस इंशाल्लाह जोर भी पकड़ेगी और इंशाल्लाह हम बहुत ज्यादा, मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा अगली नस्लों तक, मैं समझता हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपने उस मकसद को पा लेंगे और उसको आजाद करा के इंशाल्लाह दम लेंगे। और इस हवाले से एक बात मैं कह दूं कि पाकिस्तान में जहां अभी आजादी के हवाले से मसाइल मुश्किलात चल रही हैं और हमारे मराजीन के फतावे मौजूद हैं, माहिरीन की चीजें मौजूद हैं, माहिरीन तिब के मशवरे मौजूद हैं, तो उसके हवाले से क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक आजादी कुछ के नाम से तकरीबन मनाया जाता है और ज्यादातर पूरे पाकिस्तान में आईएसओ इसको ऑर्गेनाइज करती है, तो अब एक ऑर्गेनाइज जमात और ऑर्गेनाइज लोगों के हाथों में ये प्रोग्राम है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उसमें हमें बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मराजीन के फतावे को भी सामने मद्देनजर रखा जाए इसको मनाने के लिए और माहिरीन तिब के लिए। बाकी एक और मशवरा मैं देना चाहूंगा कि इसको मनाने के लिए
आप जो काम कर सकते हैं जी जी। वो आपके जो रोजनामे निकलते हैं, अखबारात निकलते हैं, जी जी। अखबारात में सप्लीमेंट्स आप जो है कलर सप्लीमेंट्स आप जारी करवाएं, उसमें बिल्कुल। कुछ पैसे जरूर खर्च होंगे। और ये एक जमाने में ये डॉक्टर दानिश को याद होगा बिल्कुल, कि मुझे मौका मिला था तो ये मैंने बहुत अच्छी कराची में 2 साल इसको शुरू करवाया था कि पूरा एक पेज होता था अखबार का, और बड़े अहम अखबार का, जंग का और एक्सप्रेस का, कि उसमें पूरे पेज में जो है वो तहरीक आज़ादी उसके हवाले से पैगाम होते थे और फलस्तीनी रहनुमा के भी पैगाम आते थे। तो इस दफा फिर मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत है कि कलर पेज जो है पूरे पाकिस्तान में अखबार में शाया करवाए जाए। एक दूसरी बात ये कि बिल बोर्ड्स, जितने बिल बोर्ड्स है उसका इस्तेमाल किया जाए इसको हाईलाइट करने के लिए, कि अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप बिल बोर्ड से आप भर दें ताकि लोगों को नजर आए कि तहरीक आज़ादी कुछ जारी और सारी है और हम इंशाल्लाह इस जदोजहद में आज भी शामिल हाल हैं। लिहाजा ये और दूसरी सोशल मीडिया पे आप टॉक शोज करें, सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रोग्राम्स करें और कोशिश करें अगर पाकिस्तान में बैठे हुए 62 लोग, हमारे 62 रहनुमा, 62 तंजीमें, कि अगर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे अगर बात करके उनसे वहाँ पे टॉक शोज इसके लिए मुनक्कद हो सके तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मेरा ये हमेशा से ये ख्वाब, ये ख्याल रहा कि हमने कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसीज हैं जिस पॉलिसी की वजह से वो आगे रास्ता नहीं देते हैं, लेकिन इस की कोशिश जारी रखनी चाहिए। और आज भी जो लोग वहाँ मौजूद हैं उसकी कोशिश करें कि टीवी टॉक शोज जो है इसके ऊपर हुआ करे या हो जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। बिलबोर्ड्स, टॉक शोज और अखबारात का सप्लीमेंट्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये हम सब कि ये फर्ज है कि हम जहाँ जहाँ बैठे हैं, जिस जगह पे हैं, जिस अंदाज से इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अपना हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका। आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम कुस की पुकार में अपनी पुकार शामिल कीजिए और हमें भेजिए कुस के हवाले से अपनी वीडियोस, तस्वीर और अपनी ड्राइंग, और जीतिए कीमती इनामात। इनामात की तकसीमात का ऐलान यौमुल कुस के मौका पर किया जाएगा। देखते रहिए NH न्यूज YouTube चैनल पर।